नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज हम फिर आपके बीच एक नया साइंस का टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञान के जो 20 प्रश्न है उसमें से मिनिमम एक प्रश्न तो यहाँ से बनते ही हैं। इससे पहले मैंने एक टॉपिक जो है फूड, भोजन जो हम खाते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था वहां से भी एक प्रश्न बनते हैं। तो आज का भी पढ़ने का तरीका वही रहेगा। मेरा मकसद है कि हम इस बोर्ड पे वही बातें लिखे, वही पंक्ति लिखे जो आपको आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, हूबहू आपके एग्जाम में मिले। तो मेरा एक ही मतलब है, कंटेंट जो है ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लायक है, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही कर दिया जाएगा। आपको समझाते हुए, मुख्य बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कम समय में चाहेंगे कि टॉपिक जितना से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आइए, भले ही हमारे बोर्ड जो है स्मार्ट नहीं है लेकिन कंटेंट जरूर स्मार्ट होगा और हम आपके सामने चाहेंगे भी अच्छे तरह से पेश करें। तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है डाइजेशन, पाचन। मैंने खाना तो खा लिया, मैंने अपने मुंह में ठूस तो लिया, और जो ठूस से और वो कहाँ चला गया, इस स्टोमक जो है, स्टोमक पेट में जो है वो चला गया। अब वहां होता क्या है, क्या हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर में ऊर्जा करते हैं? तो काम करने में अभी जो बोल रहे हैं तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो खाया और डायरेक्ट चलाया, खाएंगे और डायरेक्ट हमको एनर्जी मिल जाएगा। या भोजन जाने के बाद कुछ होता भी है? जी, भोजन जाने के बाद जो है कुछ होता है, खुद कुछ होता है। भोजन जब अंदर जाता है तो उसका बहुत कुछ होता है और उस भोजन का जो हम यूज करते हैं वो यूज तभी हो पाएगा भोजन जब भोजन का क्या हो पाएगा, पाचन हो पाएगा, डाइजेशन हो पाएगा। तो डाइजेशन को पढ़ने से पहले हम विगत क्लास को थोड़ा लिंक करेंगे कि हमने वहां भोजन पढ़ा था, पोषक तत्व। जो हम भोजन से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, शरीर की मरम्मत, वृद्धि, विकास के लिए काम आता है, वही है भोजन का कार्य। तो उस भोजन को जो लेते हैं तो उससे हमें क्या चीज की प्राप्ति होती है, पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है। और उसमें आपने देखा कि कौन से पोषक तत्व हमारे लिए लाभदायक है, कौन से पोषक तत्व हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, कौन पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होता है, ये सब हमने देखा। तो वो जो हम पोषक तत्व भोजन करते हैं तो उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर लेता है हमारा शरीर। भोजन तो डायरेक्ट यूज करता ही नहीं है। आप चावल खाएं, दाल खाएं, उसका भी डायरेक्ट यूज नहीं है। और उनके जो पोषक तत्व है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो मुख्य थे, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और फैट था, वसा, इसका भी शरीर डायरेक्ट सीधा कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करता है। हमारा शरीर जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम था ऊर्जा, तो कार्बोहाइड्रेट से जो हम ऊर्जा लेते हैं तो हमारा शरीर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं ले लेता। या फिर जब प्रोटीन का मुख्य काम है मसल्स मजबूत करना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर का मरम्मत करना, विकास में काम आना, तो वो भी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं ले लेता है शरीर। या फिर वसा, जो हमारा संचित भोजन होता है, स्टोरेज फूड होता है, जो हमारे पेट की आकृति को बढ़ा देता है, हमारे शरीर को गर्माहट रखता है, वो भी डायरेक्ट उसमें यूज नहीं होता है। ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स भोजन है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ता है, तब हमारा शरीर जो है उसको अवशोषण करता है और उसका यूज करता है। तो आइए हम इससे पहले देखें कि जब हम खाए तो आखिर क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने मुंह में डाला, सबसे पहले क्या होगा, आप मुंह में क्या कीजिएगा, डालिएगा। हमें जो ये पोषण मिल रहा है, ऊर्जा मिलेगा या पोषक तत्व की जो हमें लास्ट में जो प्राप्ति होगी उसकी क्या चरण है, तो सबसे पहले मुंह में डालेंगे, खाएंगे, अर्थात अंदर गया तो अंतर ग्रहण हुआ, अंदर गया तो क्या होगा, अंतर ग्रहण होगा।
फिर उसका क्या होगा, यहाँ पाचन, इसके माध्यम से जाते जाते कहाँ पहुंचेगा जी, पेट में। और यहाँ इसके अंदर में बहुत सारे यंत्र हैं, हम पढ़ेंगे पाचन में कौन कौन हमारे मदद करता है। तो पहले हम अंदर डालें तो अर्थात अंतर्ग्रहण, क्या होगा, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। उसके अलावा अब पेट में गया तो क्या होगा, पाचन, डाइजेशन। उसके अलावा जब पच जाएगा तो उसको किया जाएगा एब्जॉर्ब, जो हमारे काम का चीज है उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे हमारे शरीर में जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए थे ना, तो उसका पाचन होगा, और पाचन से जब ग्लूकोज बन जाएगा तो उसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे वसा है, फैट है, तो उससे ग्लिसरॉल बनेगा, वसीय अम्ल बनेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो हमारे शरीर के लिए काम के हैं उसको उसके बाद क्या किया जाता है, पाचन के बाद एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसको रख लेंगे हम। उसके बाद उसका शरीर क्या करेगा, प्रयोग करेगा, तो उसको कहते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब किए हैं, एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए बेकार है, उसको हम निकाल देंगे बाहर, मलमूत्र के माध्यम से। मलमूत्र के माध्यम से हम उसे क्या करेंगे जी, त्याग देंगे। तो ये जो हम जो मुंह में डाले हैं, जिससे हमें ऊर्जा होगा, पोषक तत्व की प्राप्ति होगी, हमारे शरीर को पोषण होगा, तो उसके लिए हमें ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए पोषण के कितने चरण हैं, तो 5। आप स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं। पहले क्या कीजिएगा, ठूसिएगा, अंतर्ग्रहण कीजिएगा, तो उसके बाद पचेगा, पचने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका उपयोग कर लीजिए, और उपयोग करने के बाद जो खराब हो गया वगैरह निकाल दीजिए, खत्म, बात खत्म। यही 5 स्टेप है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो इतना करने के बाद हम जो खाना खाए थे वो हमें पोषण के रूप में काम आ जाता है। तो अब हमें क्या देखना होगा कि अंतर्ग्रहण तो देख लिए, तो अंतर्ग्रहण जो है इसमें कुछ मुख्य काम नहीं है। अंतर्ग्रहण कहां से करते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा मुंह से। अंतर्ग्रहण जो है वो किसके माध्यम से करते हैं, मुंह से। तो मुंह के माध्यम से क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। पाचन कैसा है, कैसे होता है, लंबा है, पढ़ना पड़ेगा। और अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सब हम लोग पाचन के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे अब दूसरा हम सेकेंड टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, जो आज क्या मुख्य है, हेडिंग ही है डाइजेशन, पाचन। तो जब आप डाइजेशन की बात कीजिएगा तो हमने क्या कहा कि डाइजेशन के शरीर, आप जो भोजन किए हैं वो शरीर आपको डायरेक्ट सीधा प्रयोग नहीं करता है। शरीर आप डायरेक्ट जो चावल खाएं उससे जो कार्बोहाइड्रेट मिला वो शरीर सीधा प्रयोग नहीं करता है, उसको पचाता है, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ा जाता है। वो एक बहुत बड़ा यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट जो है कई ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है, ग्लूकोज का जो है वो एक बड़ा कंपाउंड है। तो उसको तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। तो यह एक जटिल प्रक्रम है जिसमें एंजाइम सब मदद करता है, जिसमें बड़े बड़े ठोस यौगिक को, जटिल भोजन को जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिसको शरीर अवशोषित कर ले। भोजन को वैसे छोटे अणुओं में अवशोषित किया जाता है जो शरीर क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर सके। तो भोजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा जी। तो पाचन क्या है, तो जटिल भोजन या पोषक पदार्थों का सरल भोजन में परिवर्तन, यही हमारा क्या कहलाता है, पाचन। सरल में तोड़ दो, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दो, ताकि शरीर उसका प्रयोग करे। आखिर हम क्या खाते हैं, जो जटिल फूड हमारा क्या है यार, कौन सा हमारा जटिल फूड है और कौन हमारा सरल फूड है। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, ये बहुत बड़ा है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये जटिल फूड है। ये कई कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के कंपाउंड से बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़िएगा तो भाई जिससे बना है वही निकलेगा। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िएगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूट जाना ही पाचन है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में टूट जाना ही क्या कहलाएगा, पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, बड़ी जटिल भोजन है। इसको छोटे अणु में तोड़िएगा तो क्या मिलेगा जी, ग्लूकोज। इसी तरह प्रोटीन जो है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल से। बहुत बड़ी मात्रा में एमिनो अम्ल मिलता है तब जाकर के आपको प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का संयोग से बना हुआ है। तो जब आपको तोड़िएगा तो एमिनो अम्ल के टुकड़ा मिलेंगे, और एमिनो अम्ल ही शरीर अवशोषित करता है। तो जब आप प्रोटीन जो है हमारा जटिल भोजन है, इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा जी, एमिनो अम्ल। अगर प्रोटीन एमिनो अम्ल में चला गया, इसका मतलब पाचन हो गया प्रोटीन का। उसी तरह वसा जो है, तो वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं।
तो आप जब तोड़िएगा तो छोटा अणु इसका क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो आप यह पाचन होता है जिसमें हम बड़े बड़े भोजन को, जटिल भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। आप इससे अब आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है कि पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, कि या अंत में पाचन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट से क्या बनते हैं, तो जी ग्लूकोज। उसके अलावा प्रोटीन से क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल। और फैट किस में बदलता है अंतिम में, तो वसीय अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में। ऐसे प्रश्न आपको पूछता है। उसके अलावा जब हम ऊर्जा पढ़ा रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब ऊर्जादायक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है और फैट भी ऊर्जा देता है। जिसमें हम यह भी देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है ऊर्जा देना। देता सब है लेकिन सबसे ज्यादा देता है वसा। लेकिन शरीर जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग करता है, मतलब ऊर्जा देने का जो मुख्य कार्य है, जो मुख्यतः हम लोग भोजन ऊर्जा के लिए ही करते हैं, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से ही हम ऊर्जा लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो आप ऊर्जा लीजिएगा तो सबसे पहले या शरीर सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। और ये बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे बनता है, तो कहां से बनता है जी, वसा से। और ये भी हम लोग पहले जान चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर वसा का उपयोग का क्रम देखिए शरीर द्वारा कैसे करता है, तो सबसे ज्यादा किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट से वसा ऊर्जा एनर्जी खत्म हो गया है, तब जाकर के शरीर जो है किसका उपयोग करता है, वसा का, फैट का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद जब फैट से भी एनर्जी नहीं पूर पाता है शरीर को किसी काम को करने के लिए, तब अंतिम उपाय हार मार के अंतिम में किसके पास जाता है, प्रोटीन के पास। और प्रोटीन से ऊर्जा लेता है और काम करवाता है। तो अंतिम में प्रोटीन के पास जाता है। देखते होंगे जिसके पास फैट ज्यादा होता है उसकी तुलना में देखिएगा जो सहा रहेगा, फास्टिंग में रहेगा, तो उतने ज्यादा नहीं दिक्कत होता है। लेकिन जो कमजोर आदमी होता है, जैसे हम लोग दुबला पतला आदमी है, तो हमको जो है फास्टिंग में ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारे अंदर वसा तो उतना है नहीं। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वाला ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, आईसी में से चूसेगा तो और ना सुखा देगा। तो देखिएगा आपका चेहरा सूख जाएगा, आपकी त्वचा सब जो चेहरा जो एकदम लगेगा कि जिस दिन फास्टिंग कीजिएगा तो उस दिन आपको सूखा हुआ रहेगा। लेकिन जो एक मोटे आदमी होंगे उस दिन आपका पेट का चर्बी भी सूखा रहता है। लेकिन मोटे आदमी को इतना जल्दी फील नहीं होता हो, क्यों, भूख तो लगता है उसको भी, लेकिन फील नहीं होता है ये सूखापन, क्योंकि वो जो वसा है उसके पास ज्यादा स्टोर है, तो वो ऊर्जा उसमें यूज कर लेता है। हम लोग के पास थोड़ा कम है, ये इसको संग्रहित ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे लिखे होंगे या नहीं वहां, ये मुख्यतः कैसा ऊर्जा है, तो संग्रहित ऊर्जा या फिर इसको संचित ऊर्जा कहते हैं। कौन सा ऊर्जा कहिएगा, संचित ऊर्जा। ये स्टोर करके रखता है, क्या करके रहता है, संचित करके स्टोर ऊर्जा है। जब आपका ये खत्म होगा तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ऊर्जा देने का मुख्य काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। और प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास में, और फैट जो है मोटापा लाने के लिए, आपको शरीर की गर्माहट देने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अगर आप ह्यूमन पाचन तंत्र को देखिएगा तो ये मुख्यतः दो भाग में बटे होते हैं। एक हमारा होता है आहार नाल और एक होता है संबंध पाचन ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसी पूरे पार्ट में जो है आहार नाल में ही जो है पूरा पाचन होता है। पाचन जो होगा एक पाचन तंत्र के अंतर्गत होता है। इसी पाचन तंत्र में जो है पाचन की क्रिया संपन्न होती है। पाचन की क्रिया संपन्न जो होगा इसी पाचन तंत्र में संपन्न होती है। और इस पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भाग में। एक हमारा कौन है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा है उससे संबंधित ग्रंथियां, ग्लैंड्स जो है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये दोनों क्या है, आहार नाल की बात कीजिएगा तो आहार नाल वह हिस्सा होता है जिसमें ये सारा पाचन की क्रिया होता है। ये पाचन की क्रिया
इस पाचन के दौरान जितनी भी घटना होती है वो सारा जिसके अंदर होता है वही हमारा आहार नाल होता है, जो हमारी ये मुख से लेकर के एनस तक, गुदा तक, मुख से लेकर के मलद्वार, गुदा, मलद्वार कहिए या फिर इसको क्या कहा जाता है, गुदा, ये मुख से लेके मलद्वार तक का जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। मुख से लेके गुदा तक, मलद्वार, माउथ टू एनस, यहां से माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है, एलिमेंट्री कैनल कहलाता है। और इस दौरान इसके अंदर सारा काम इसी मुख से लेकर के एनस तक ही पूरा पाचन जो है आपको क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये मुख से शुरू होगा और एनस तक के बाद आपका क्या होगा, सारा खत्म हो जाएगा क्रियाकलाप। तो इसके दौरान जो पाचन की क्रियाएं होती है उसमें बहुत जो है कुछ संबंधित ग्रंथियां होती है जो उस पाचन करने में मदद करता है। इसके दौरान पाचन करने में जो मदद करने वाली ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन संबंधित पाचन ग्रंथियां, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे यकृत है, लीवर, अग्नाशय है, पेनक्रियाज, लार ग्रंथि। तो हम इस सब के बारे में देखेंगे, कैसे लार ग्रंथियां हमें मदद करता है पाचन में, कैसे लीवर, यकृत जो है पाचन के दौरान हमें मदद करता है, और अग्नाशय किस प्रकार जो है पाचन में मदद करता है। इस सब का काम है मदद करना। ये सब एंजाइम छोड़ते हैं और वह जो है उस पाचन की क्रिया को करने में सहायता करता है। तो यह मुख्यतः ये जो संबंध पाचन ग्रंथियां है, इसका मुख्य काम है पाचन में मदद करना। और जो भी ग्लैंड्स है वो याद रखिएगा आप, जैसे यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथि। आपको ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्नलिखित में कौन जो है संबंध पाचन ग्रंथियां नहीं है, एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, या कौन निम्न में है। तो आप इस ग्लैंड के बारे में जानकारी रखिएगा। और विशेष जानकारी जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, पूरा पार्ट कहाँ कौन सी घटना होती है, तो उसमें हम सब के बारे में पूरी घटना का वर्णन करेंगे। फिलहाल अगर आहार नाल की बात कीजिएगा तो ये जो आहार नाल है कहां से कहां तक रखता है, मुंह से लेकर के मलद्वार तक, गुदा तक होता है, और इसकी लंबाई कितना है, 9 मीटर। मानव में जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 9 मीटर इसका कुल लंबाई है। आहार नाल की लंबाई, एलिमेंट्री कैनाल की अगर लेंथ पूछा जाए तो आप कह सकते हैं 9 मीटर। उसके अलावा एक चीज और याद यहां से रखिए कि जो शाकाहारी जंतु है, अर्थात जो सिर्फ पादप पेड़ पौधे खाते हैं, जो पादप उत्पाद ही सिर्फ खाते हैं, उसकी तुलना में, और जो मांसाहारी जंतु है उसमें जो शाकाहारी जंतु होगा उसका आहार नाल क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जो पादप पदार्थ होता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, सेल्यूलोज होती है। क्या होता है उसमें, सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सेल्यूलोज जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन है आपका फूड। तो उसको पचाने के लिए शाकाहारी जंतु का जो है आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल लंबा होता है, इसके तुलना में मांसाहारी जंतु के तुलना में। तो शाकाहारी जंतु जो है, वेजिटेरियन जो है पूर्णतः, उसको जो है जो पूर्णतः साग सब्जी ही खाता है, वेजिटेरियन भी नहीं होगा। वेजिटेरियन में तो जंतु उत्पाद भी खा लेता है, लेकिन शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के उत्पाद ही खाते हैं, पादप के पदार्थ ही खाते हैं, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी जंतु, तो शाकाहारी जंतु में सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए शाकाहारी जंतु का आहार नाल क्या होगा, बड़ा, किसकी तुलना में, मांसाहारी जंतु की तुलना में। तो आप यहां से आहार नाल के बारे में जान। पाचन तंत्र जो है वो पाचन तंत्र कितने भागों में बांटा होता है जी, 2 भागों में। एक हमारा क्या होता है, तो एक हमारा होता है आहार नाल और दूसरा होता है संबंधित पाचन ग्रंथियां। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होता है, तो मुख से लेके मलद्वार तक, गुदा तक, कह सकते हैं माउथ टू एनस, और इसकी लंबाई कितना होता है, 9 मीटर। और शाकाहारी जंतु में क्या होगा, मांसाहारी जंतु की तुलना में आहार नाल क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो उसमें सेल्यूलोज की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो आइए आगे हम देखें कि पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं,
आहार नाल होता है और एक हमारा संबंध पाचन ग्रंथियां होता है। तो वो सिर्फ आहार नाल के अंदर ही आता है, लेकिन वह सिर्फ मदद करने के लिए आता है। मुख्य जो है मेरा भाग आहार नाल है। तो आहार नाल के अंतर्गत क्या सब होता है, तो आहार नाल आपको पता है मुख से लेकर के कहां तक होता है, एनस तक। तो सबसे पहले आपका ये है, इसी के अंदर से मुंह भोजन जो है अंदर जाता है। ए वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, मुख, माउथ। उसके बाद ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो हमारा पार्ट है अंदर वाला, ये जो जबड़ा से ढका हुआ है, इसको कहा जाता है, ये जबड़ा वाला जो पार्ट है, 1 मिनट रुक जाए। हाँ हेलो माधव पटेल। आशीष ब्रो ओके। तो ये वाला जो जबड़ा वाला पार्ट है जिसमें हम किसी भोजन को रख करके चबाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होता है बकल कैविटी, मुख गुहा या मुख गुहिका कहेंगे। उसके बाद जब आगे जाइएगा तो ये कंठ से जो पहले वाला भाग है, यहाँ पे जो कंठ वाला भाग है इसको कहा जाता है, ये हमारा है ग्रसनी, जिसको आप फेरिंक्स कहेंगे। उसके अलावा जब आप फेरिंक्स के पास पहुंचिएगा तो यहां से 2 गो नली पहुंचता है, यहां से जो है 2 गो नली जो है निकलता है। वैसे अभी पहले पाचन का भाग देखिए, तो यहां से ग्रसनी हो गया। उसके बाद इसके आगे का जो पार्ट है, ये जो कंठ है, इस कंठ के जो आगे का पार्ट है ये हमारा कहलाएगा ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में आप ओसोफेगस कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं, भोजन नली। इसको आप क्या कह सकते हैं, भोजन नली, ओसोफेगस। उसके अलावा जब ये आगे बढ़ता है तो आपका ये पेट पहुंचता है, स्टोमक। यही जो हमारा ग्रास नली है, ओसोफेगस, वो आगे जाकर के इस स्टोमक के पास पहुंचता है, पेट बन जाता है आगे जाकर के। उसके अलावा स्टोमक के बाद जो होती है हमारी छोटी आंत होती है, और छोटी आंत के बाद होता है हमारा बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद क्या होता है, एनएस। तो ये पार्ट्स अगर आहार नाल का देखिएगा तो माउथ होगा, बकल कैविटी होगा, फेरिंग्स होगा, ओसोफेगस होगा, एसोफेगस, और एक स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक क्या होगा हमारा, एनएस होगा, गुदा या मलद्वार जिसको कहते हैं। अगर आप देखिएगा कि हम इस मुख से क्या करते हैं, तो भोजन का क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। तो मुख का ग्रहण जो होता है ना, इससे ही होता है, मुख से ही होगा। भोजन का अंतर ग्रहण आप इससे कीजिएगा, अंतर ग्रहण इसी से कीजिए। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है, हो सकता है कि ये मुख गुहिका में बकल कैविटी दिया हो, तो इससे भी भोजन का अंतर ग्रहण होता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये मुख ऑप्शन दे दिया है और मुख गुहिका ऑप्शन दिया है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, मुंह को। अगर मुंह नहीं है, मुख उपस्थित नहीं है, तब जाकर के आप, अगर भोजन का अंतर्ग्रहण पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, मुख गुहा होगा। और भोजन का जो पाचन है ना, ये यहीं से शुरू होता है। भोजन का पाचन की जो शुरुआत है ये मुख गुहिका से ही होता है। मुंह में भोजन का यहाँ मुंह के पास नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ मुंह खुलता है, अंदर चला जाता है। पाचन इसके अंदर होता है, जहां लार ग्रंथि पाचन करेगा, आगे हम देखेंगे। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि पाचन की शुरुआत कहां से होता है, तब आपका पहला जवाब क्या होगा, मुख गुहिका। लेकिन अगर मुख गुहिका ऑप्शन नहीं है तो आप तब मुख को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाचन के लिए फर्स्ट चॉइस क्या होना चाहिए, मुख गुहा या मुख गुहिका, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। ये बात दो समझ लिए। उसके अलावा फेरिंग्स, इस सब का क्या काम है आगे देखेंगे। उसके अलावा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात कीजिएगा, तो इनके 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, ग्रहणी, जेजुनम, अग्रशुद्रांत, इलियम शुद्रांत। इसके 3 पार्ट होंगे, DJI। उसके बाद बृहद आंत के भी 3 पार्ट है, सेकम, क्लोन और रेक्टम।
अगर आपसे पूछा जाए छोटी आंत से बड़ी आंत का कौन सा भाग जुड़ा हुआ है, तो आप बता सकते हैं इलियम से कौन सा जुड़ा हुआ है, सिक्कम जुड़ा हुआ है। इलियम से क्या जुड़ा हुआ है, तो सिक्कम जुड़ा हुआ है। उसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हैं, यही जो अंधनाल है सिक्कम, उसी के आगे क्या हमारा, उसी का अगला भाग जो है वो क्या होता है, अपेंडिक्स जुड़ा होता है, जो एक प्रकार के अवशेषी अंग है। तो इसके बारे में भी हम लोग विशेष में बाद में अध्ययन करेंगे। फेरिंग्स का देख सकते हैं, तो ये जो हमारा कंठ है ये आगे जाकर के कितने भागों में बट जाता है, 2 भाग में। एक होता है निगल द्वार, ग्रस नली, जिसके माध्यम से हम भोजन को ले जाते हैं, ऑसिफेगस, और दूसरा पार्ट होता है कंठ द्वार, ग्लोटिस, श्वास नली, ट्रेकिया। इससे पहले इसका एक ही द्वार है, सो श्वास नली और भोजन नली का दोनों का एक ही द्वार है, और इस द्वार पर जो है क्या लगा होता है जी, एपिग्लाटिस। एपिग्लाटिस, इस द्वार पर क्या लगा होता है, एपिग्लाटिस। अगर जब भोजन आ रहा है उस समय एपिग्लाटिस क्या करता है, श्वास नली को ढक देता है, और तो भोजन जो है हमारा यह निगल द्वार से होकर के ग्रास नली से होकर के गुजर जाता है। जब ये भोजन हटा, बहुत तुरंत हो जाता है क्रिया, जब ये भोजन उस रास्ते से प्रवेश किया यहाँ ग्रास नली में, फिर आपका जो है कंठ द्वार क्या होगा, खुल जाएगा, और ग्रास नली जो है वो आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस पे क्या लगा होता है, एपिग्लाटिस। और एपिग्लाटिस का नियंत्रण कौन करता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका नियंत्रण कौन करता है, खोलता जो है, बंद करता है इस द्वार का नियंत्रण एपिग्लाटिस का, तो कहेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन चीज, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये इस एपिग्लाटिस को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो थोड़ा ये एक्स्ट्रा पार्ट था, ये भी समझ लीजिए, इससे भी प्रश्न आपको बनता है। लेकिन अगर आपको आहार नाल की भाग का क्रम पूछे तो यही बताइएगा, माउथ, बकल कैविटी, या उसी को ओरल कैविटी, या फिर अगला तीसरा पार्ट होगा फेरिंग्स, चौथा ऑसोफेगस, पांचवा स्टोमक, छठा स्मॉल इंटेस्टाइन, और सातवां लार्ज इंटेस्टाइन, और आठवां क्या होगा, एनस। अगर इसका भी अगर पार्ट दे दिया है, तो अगर छोटी आंत का पार्ट दिया है तो डेडेनम, जेलम, इलियम, उसके बाद सिकम, कॉलम और रेक्टम, एक क्रम में ही लिखा हुआ है। तो आप इस क्रम को भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको कह सकता है कि निम्नलिखित में कौन आहार नाल, सही आहार नाल का पार्ट जो है वो सही क्रम में है, तो आपको क्रम पता होना चाहिए। उसके अलावा ये 2 बात याद रखिए, भोजन का अंतर्गम किससे होता है, मुख से, फर्स्ट चॉइस। नहीं रहेगा तो क्या, मुख गोइका। अगर भोजन का पाचन कहेगा कि कहां से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट चॉइस याद रखिए, मुख गोइका। अगर मुख गोइका, बकल कैविटी ऑप्शन नहीं है, तब जाकर के आप माउथ मार सकते हैं, तो ऐसा इसमें है। उसके बाद ग्रास नली के बारे में थोड़ा याद रखें, ग्रास नली आगे जाकर के 2 भाग में बट जाता है। एक हमारा क्या होता है, निगल द्वार, और एक क्या होता है, कंठ द्वार। निगल द्वार से जो है भोजन जाता है, और कंठ द्वार से क्या होता है, तो श्वास जो लेते हैं। तो यही कंठ द्वार आगे जाकर के क्या कहलाता है, श्वास नली, और निगल द्वार को हम क्या कहते हैं, ग्रस नली या ऑसोफेगस। और इस दोनों नली को खोलने और बंद करने के लिए जो वहां पे एक कपाट ये जो लगा हुआ है, ये जो कपाट लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, एपिग्लाटिस। और इसको खोलना और बंद करना, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो बने रहिए, और भी हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। और प्रश्न आएगा ही, बाहर जा ही नहीं सकता है। बोर्ड पर जितना बात लिखा है, जितना बात बोल रहे हैं, उस सब को ध्यान से समझिए, और उनसे ही प्रश्न आएगा, 200% गारंटी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से समझा कीजिए, और फिर नोट भी बना करके एक बार पढ़ लिया कीजिए।